हेलो एवरीवन। हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम जो होगा, चाहे आरओ का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पेट में निश्चित तौर से पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपका यूपी स्पेशल से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा जो आता है। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल करंट भी दे देंगे। तो यूपी पेट के लिए है या अन्य एग्ज़ाम के लिए है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपका परीक्षा वाणी बुक है, उससे इसको हम करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है। आप देखते भी चलेंगे कि कौन कौन से किस एग्ज़ाम में ये पेपर पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप किसी भी विषय सब्जेक्ट की PDF चाहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। GK GSS नाम से वो भी है, और आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न हमारा जो है पूछा गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो आप लोगों को पता होगा, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पूछ रहा है इनमें से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आपको 5 ऑप्शन दिए हैं और उसमें बताना है। प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का और पंच का। तो इसमें आप देखेंगे प्रधान का आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसके साथ साथ आपका सरपंच का होता है और पंच का भी होता है। तो विकल्प सी आपका इसमें सही होगा। कौन कौन से प्रधान का और सरपंच का, पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आपको पता होगा। क्षेत्र प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए। पूछ रहा है कि किस में नगर निगम नहीं है। तो आजमगढ़ में आपके नगर निगम नहीं है, बाकी अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, इसमें तीनों में नगर निगम है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथे में दे रहा है उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो जितने भी विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, टोटल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 403 है। एक आपका मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया। तो 1975 में पद सृजित किया गया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का संबंध में क्या सही नहीं है। तो राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। और डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकता, ये आपका गलत है। तो यही इसमें सही होगा। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो इसके पहले मैं आपको बता दें, ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित प्रश्न है। जो पहला ये प्रश्न बता रहे हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे मछली भी है, धनुष भी है और तीर भी है, केवल मोर नहीं दिया गया। क्या नहीं है, राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। अब सूची 1 और सूची 2 को आपके सुमेलित करना है। तो सूची 1 और 2 को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है जालौन, इसमें जनपद दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो जालौन का मुख्यालय क्या होगा। जालौन का जो मुख्यालय होगा आपका उरई होगा। कानपुर देहात के मुख्यालय की बात करें तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती होगा। क्या, अकबरपुर माती होगा। और संत रविदास की बात करें, संत रविदास नगर की, तो भदोही इसका मुख्यालय है। और कुशीनगर की बात करें तो पडरौना इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो टेसु या प्लास है। क्या, टेसु या प्लास है। विकल्प ए इसमें आपका सही है। 10 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। राज्यपाल के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और चौथा है वह एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें आपका जो होगा उसे कम से कम उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की।
और ये वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 2 और 4 इसमें सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया, तो इसमें विकल्प डी आपका सही है। 11वां नंबर प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? तो स्थानीय स्वशासन की, तो बिल्कुल स्थानीय स्वशासन की है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की है, तो ए नहीं सही है। इसमें विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों ये सही हैं, बाकी चौथा गलत है। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर में कह रहा है आपका कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। कारण दे रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो बिल्कुल सही है। तो ए जो है, एक कारण इसमें कह रहा है कि ए आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या करता है, ये सत्य है, तो विकल्प ए इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, उत्तराखंड से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड कह रहा है कि गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी उत्तर प्रदेश में आपके? तो उस समय टोटल संख्या की बात करें तो 108 थी। अब अगला प्रश्न है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया है? तो कुल स्थान का 1/3 कितना दिया गया है? कुल स्थान का 1/3 दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? 15 नंबर आपका प्रश्न है। तो नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर का जो है प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। तो इसमें तीनों सही है, विकल्प बी आपका सही है। कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, एक गलत है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? 16 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका इनमें से कहाँ पर हैं? तो केवल कानपुर में है। अगला है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अभी अभी पंचायत का चुनाव हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। जो प्रदेश के नगर हैं उनमें मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। 20 नंबर प्रश्न है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में कितनी महिलाएं, कौन सी विधानसभा थी? 17वीं विधानसभा थी। अब की बार कौन सी होगी? 18वीं होगी। तो 17वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो टोटल 42 महिलाएं चुनी गई थी, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपके नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, बाकी राम नरेश यादव, TN सिंह और गोविंद बल्लभ पंत रह चुके हैं। गोविंद बल्लभ पंत आपके प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? 22 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, कह रहा है कौन सही नहीं है? तो इसमें नगरों को एक निगम की हैसियत से राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। सही में देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। अगला है, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के लिए अलग से कानून है, तो ये भी सही है। अगला है 23 नंबर प्रश्न, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? टोटल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 24 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर जो है उसका मुख्यालय कौन सा है? तो आपका नोएडा है, विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पुरुषोत्तम दास जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न जो होगा वो होगा संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल एवं पार्क एवं सिटी, मतलब प्रमुख संगठनों से, संग्रहालय से प्रश्न होगा ये, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न जो इसका है, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय आपका है वो राजकीय संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ का है।
अगला प्रश्न आपका है, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं आपके? 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। कितने? 3 बौद्ध संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल बाल संग्रहालय जो संग्रहालय है वो लखनऊ में आपका स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में ये भी स्थित है। विकल्प सी आपका इसमें, विकल्प डी आपका इसमें सही है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है, मोदीपुरम में। अगला है, भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में ये भी स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में आपका स्थित है, इज्जतनगर। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क की स्थापना जो की जा रही है वो आपके ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो एग्रो पार्क जो है आपका लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में, एप्रेल पार्क नोएडा में, यही नहीं स्थित है। बाकी आप सभी सही हैं। तो यही गलत है, मतलब ये विकल्प में सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क आपका कहाँ पे स्थित है? तो इसमें जो है आपका देखेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका टोनिका सिटी नोएडा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, लेदर टेक पार्क उन्नाव में स्थित है। अगला है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में आपका स्थित है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो झांसी में आपका स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो 19 नंबर में आपका देखेंगे कानपुर में। विकल्प सी इसमें सही होगा। अगला है 20 नंबर प्रश्न, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपका खुर्जा में स्थित है। 20 का डी। कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में सुमेलित करने वाले में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। इन प्रश्नों को अगर सही से 1-2 बार देख लेते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में आपका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है? तो आपका यह स्थित है शाहजहांपुर में। अगला 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में स्थित है, 25 नंबर प्रश्न में। अगला है 26 नंबर प्रश्न, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में ये भी स्थित है। आपका 27 नंबर भी वाराणसी में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में आपका स्थित है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। इसमें देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 30 नंबर प्रश्न में।
तो इसमें दिया गया है पहले बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका जाएगा 4 नंबर में। तो इसमें 4 नंबर विकल्प नहीं दिख रहा है, तो बीबी गिरी नोएडा में है। उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में जाएगा 3 नंबर में। फिर उसके बाद नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये आपका जाएगा आगरा में। फिर उसके बाद है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये आपका जाएगा मेरठ में। तो एक बार अगर मिलाने का हम प्रयास करें इसमें, तो आपका बीबी गिरी जो जाएगा ये नोएडा में जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जाएगा लखनऊ में। फिर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आपका ये जाएगा आगरा में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ये मेरठ में जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल में। तो इस तरह से विकल्प में सही होगा। अगला प्रश्न, ए भी सूची 1 और 2 को सुमेलित करना। इसमें सुमेलित है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में, कई बार पूछा गया है। निराला आर्ट गैलरी आपका इलाहाबाद में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है आगरा में। निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो आगामी निवेश परियोजना उस समय की थी डिफेंस ऑफ पार्क शाहजहांपुर, ये नहीं थी। विकल्प डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई थी? 15/11/2012 को, 15 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी। अब अगला प्रश्न आपका जो होगा, आपका वो होगा जनगणना से। किससे होगा? जनगणना परिदृश्य से होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो अधिकतम जो क्षेत्रफल आपको पता है कि लखीमपुर खीरी, विकल्प बी आपका इसमें सही है। फिर दूसरा नंबर है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 77.3 आपकी पुरुष साक्षरता दर इसमें थी। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर हैं? 2001 के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सर्वाधिक साक्षर थे, तो सबसे ज़्यादा उस समय जैन साक्षर थे। विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो 902। 1000 बालिकाओं पर पैदा होने वाले बच्चों, 1000 बच्चों पर पैदा होने वाले बच्चियों की संख्या 902 थी। 5 नंबर प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी थी? 2011 में राज्य में पूछ रहा महिला की आबादी का कुल आबादी कितनी थी? तो 48% आपका विकल्प ये सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप में कब घटा है? तो आपका इसमें 1991 से 2001 के मध्य घटा है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम, प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी? कब सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब थी? तो 1991 से 2001 के मध्य थी। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी। आपका सी इसमें सही है, 1991 से 2001 के मध्य। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता या सर्वाधिक जनघनत्व किस प्रदेश में था? ये पूछ रहा है प्रश्न, तो इसमें आपका सोनभद्र में। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले हैं उनका सही क्रम पूछ रहा है कि क्या होगा? तो इसमें लखनऊ, सबसे पहले लखनऊ, फिर उसके बाद आपका कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन था? तो गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला था। विकल्प आपका ए सही है, 11 नंबर में ए सही है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला पुरुष अनुपात क्या था? तो महिला पुरुष अनुपात 912 महिलाओं पे 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं थी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो नगर की आबादी है उसका जनपद गाज़ियाबाद है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो सिख समुदाय का तीसरा स्थान है।
2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किसकी है? कानपुर नगर की। उच्चतम साक्षरता की बात करें निम्नलिखित इसमें विकल्पों में से, तो कानपुर नगर की है। 16 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है आपका। 17 नंबर की प्रश्न की बात करें तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। साक्षरता के हिसाब से अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका गौतम बुद्ध नगर, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, फिर इटावा, इस क्रम में आपका अवरोही क्रम में है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। वही प्रश्न बार बार रिपीट भी हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला जो दिया गया है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देवरिया आपका इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? कानपुर है। इसमें कानपुर नगर कानपुर दिया गया है। तो इसमें कूट का चयन करना है, तो 1 और 3 सही हैं, जिसमें न्यूनतम साक्षरता वाला दर वाला जिला श्रावस्ती है और तीसरा जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या 902 थी। 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.22%। कितनी वृद्धि रही है? 20.22% रही है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों का व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करें। मतलब सबसे पहले बड़े सबसे ज़्यादा वाला रहेगा, फिर उसके कम वाला रहेगा, व्यवस्थित करना है जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आपका इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद आपके मुरादाबाद की, फिर आपके गाज़ियाबाद की, फिर लखनऊ की। तो 1 3 2 4। 23 नंबर प्रश्न है, 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम थी? तो गौतम बुद्ध नगर की उच्चतम थी इनमें से। 2011 के अनुसार 23 नंबर में आपका गौतम बुद्ध नगर ए रहेगा, 23 का ए। उसके बाद 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? इनमें से क्या सही नहीं है? ए पूछ रहा है। तो सी जो है इसकी दशकीय वृद्धि दर कह रहा है कि 17.7 थी, जबकि दशकीय वृद्धि दर 20.22% थी और बाकी सही है। देश की जनसंख्या 16.5% निवास करते हैं। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसका लिंगानुपात 912 है। सब सही है, बस सही सी नहीं सही है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सब सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका 2 नंबर, देश का जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है। और दूसरा जो सही है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो 2 और 4 इसमें सही होगा। क्या 2 और 4 सही होगा? और बाकी इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गलत है। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, ये भी गलत है। तो आप देख लीजिए, इसमें 2 और 4 सही होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें निम्नलिखित में से, तो रामपुर में है। निम्न में से कौन जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या की? तो इलाहाबाद है। 28 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। 29 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है निम्नलिखित में से। 30 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या जो है वो 7 है टोटल। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा ही आपका है। अब ये प्रश्न इसमें जनसंख्या से कंप्लीट होते हैं। अब हैं उत्तर प्रदेश के कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियों से संबंधित प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज आपके कत्थक से संबंधित है। किससे संबंधित है बिरजू महाराज? कत्थक से संबंधित है।
और बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से। तो ये जो सही है इसको भी आप देखते चलिएगा कि इसमें क्या सही है। तो बिरजू महाराज पूछ लेगा किससे संबंधित है, कत्थक से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। और अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं संबंधित है। ये आपका इसमें सही होगा 1 का सी। अगला है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ में जो स्थित है वो है। अगला प्रश्न है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। अगला प्रश्न 4था नंबर है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। जैन एवं बौद्ध धर्म का कौशाम्बी है आपका। 5 नंबर प्रश्न में आपका सुमेलित करने को कहा गया है। तो बिरहा जो है वो भोजपुरी है। कजरी अवधी है। मल्हार कौरवी है। रसिया आपका ब्रजी है। तो बिरहा कैसा है, भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्हार कौरवी, रसिया आपका ब्रजी है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली के संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगला 7 नंबर प्रश्न है उच्च माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर माध्यमिक केंद्र स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है, बीड़ा और तंबूरे का। सितार किसका मिश्रण है, बीड़ा और तंबूरे का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा जो है सोनभद्र का लोक नृत्य है। कर्मा सोनभद्र में स्थित एक स्थान का नाम भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आल्हा जो है वो महोबा से संबंधित है। रसिया बरसाना से संबंधित है। कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है। बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं, तो ये गलत है। याद रखिएगा जो दिया गया कि आल्हा कहाँ से संबंधित है, रसिया कहाँ से, ये सब पूछा जाता है अलग अलग से, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रश्न आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको थ्योरी पढ़ाते थ्योरी में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अब आगे देख लेते हैं सुमेलित करने वाला। उस्ताद इसमें दिया गया है, उस्ताद बिसायत खां किससे संबंधित है। उस्ताद बिसायत खां आपके सितार से संबंधित हैं। उसके बाद है फिदा हुसैन नरसी, ये किससे संबंधित है। तो ये आपकी हिंदी रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी जो हैं आपकी ये कत्थक से संबंधित है। जतिन भट्टाचार्य आपके किससे संबंधित है, सरोद से संबंधित है। तो ये आपका सुमेलित है। अगला है तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा आपको पता होगा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। लोक नृत्य राहुला का संबंध निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। तो बुंदेलखंड से लोक नृत्य राहुला का संबंध है। तो राहुला लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आपका जो है वो फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठुमकी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है। ठुमरी देवी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो चलकुला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। तो सैयद सलार मेला जो है आपका वो बहराइच में लगता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय सैरा जो है नृत्य किया जाता है। अगला निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आल्हा है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। पहला है मेला, दूसरा है आयोजन स्थान। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। आगरा में बटेश्वर का मेला लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है। देवा इसमें दिया गया बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में। और नौचंदी का मेला जो है मेरठ में लगता है। तो देख लीजिएगा एक बार। अगला है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं हैं। कथक नृत्य उनको चिन्हित करना जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बाकी बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों जो हैं आपके कथक से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कथक जो है शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। तो कजरी बनारस, होली जो है कजरी जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस ये आसपास का क्षेत्र है, इसलिए कजरी बनारस से संबंधित है। होली ब्रज से संबंधित है। नौटंकी हाथरस से संबंधित है। बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है। तो विकल्प इसमें आपका ये सही होगा।
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें धीवर का जो नृत्य है वो कहार का है, उसके बाद धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, कर्मा जो है महोबा नहीं संबंधित है, कर्मा सोनभद्र से संबंधित है आपका। अगला 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसकी बिक्री करना सम्मिलित नहीं है, बाकी उसका संरक्षण, प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण संबंधित है, ये संबंधित नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत जो है बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी है, ढोला मारू नहीं है। तो आपका विकल्प 20 में सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोकगीत है, बिरहा पूर्वांचल का है, कजरी अवध का है, चैती रोहेलखंड का, ये संबंधित नहीं है। सी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है मुरिया नहीं है, बाकी सभी हैं। चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है। धुरिया लोक नृत्य पूछ रहा है कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड का है। भारत संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? 2001 में बना था। अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवानंदन नौटियाल ने की थी। 33 में आपका जो है विकल्प सी सही है। अगला 34 नंबर है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे? आगरा में आयोजित किया जाता है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के योगदान नहीं दिया था? तो मेहंदी ने नहीं दिया था, बाकी बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां ने दिया था। 36 नंबर प्रश्न आपका है, चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। पहला है गोविंद साहब अम्बेडकर नगर संबंधित है, कैलाश मेला आगरा से, सैयद सालार मेला बहराइच से, और शाकुंभरी देवी जो है सहारनपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कजरी है। उसके बाद प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, किससे संबंधित है? किराना घराने से संबंधित हैं। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो इनमें से कथक कलाकार कौन सा नहीं है? किशन महाराज कथक कलाकार नहीं हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला आपका बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? वाराणसी में ध्रुपद मेला लगता है। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। गोविंद साहब मेला जो है वो अम्बेडकर नगर में लगता है। तो इस तरह से सुमेलित होगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। बिहरा पूर्वांचल, बिहरा मतलब बिरहा, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवध से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया, राई, सायरा, ये तीनों लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसमें सुमेलित क्या करना है? सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। ये प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 में कह रहा है कि आप इसको सुमेलित करके सही करें। तो इसमें जो होगा, सबसे पहले भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। तो ये आपके विकल्प जो हैं सही हैं। क्रम मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, अमजद अली खां सरोद से, आल्हा जो है महोबा संबंधित है, बिरहा कन्नौज से नहीं संबंधित है, बाकी सब संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कत्थक का जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये सभी अवधी बोली के क्षेत्र हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आल्हा बुंदेलखंड का है, बिरहा उत्तर प्रदेश का है, कजरी जो है आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है। तो यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। चैता जो है अवध तथा भोजपुरी क्षेत्र का है। 51 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य ख्याल भी है,
पाईडंडा है, राई नृत्य है। केवल बढ़ैया नृत्य जो है ये नहीं है बुंदेलखंड का। अगला है लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। फैज़ाबाद किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो खुशी महाराज ने टप्पा शैली का विकास किया। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला नौचंदी मेला है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, किस सूफी संत का वार्षिक उर्स पर्व देवा में मेला लगता है? वारिस अली शाह। क्या कह रहा है? वार्षिक उर्स पर्व पर देवा किस पे लगता है? वारिस अली शाह के मज़ार पे लगता है। तो इसमें विकल्प बी सही है। अब अगला जो प्रश्न आपका स्टार्ट होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्न होंगे आपके। तो इसमें देखेंगे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। कौन से? कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। तीसरा नंबर प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, चौरा चौरी किस जिले में अवस्थित है? गोरखपुर में स्थित है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें कौन सी है? गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा। क्या इसका ये मुख्यालय है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। एक कानपुर देहात का अकबरपुर माती है और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है केवल। फिर संत कबीर नगर का खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। तो आप देखते चलिए, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें क्योंकि वीडियो लंबा होगा, कई प्रश्नों की श्रृंखला है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में स्थित है। महानिर्वाण मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है आपका। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हस्तिनापुर मेरठ, हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ में। फिर उसके बाद विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं, इलाहाबाद में है। तो ये आपका सही है, इसमें गलत पूछा गया तो इसी सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ में लगता है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसमें देखेंगे दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर आपका कहाँ पे है? झांसी में दशावतार मंदिर है। फिर उसके बाद आपका बाबा सोमनाथ मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर आपका देवरिया में है। फिर श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। और वाराह भगवान का मंदिर कहाँ पे है? एटा में है। तो इस तरह से सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। अगला है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न आपका देखेंगे तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण भारत का वाचन किया गया था। तो नैमिषारण्य था। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में था। अगला प्रश्न सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो कनक भवन आपका कहाँ है? अयोध्या में। कनक भवन अयोध्या में। उसके बाद आपका कामादगिरी चित्रकूट में। कलिंजर दुर्ग चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग जो है आपका, कलिंजर दुर्ग आपका बांदा में। देवा शरीफ बाराबंकी में। इस तरह से सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है उदयन वासवादिता की कथा का संबंध कहाँ से है? कौशाम्बी से है आपका। संत कवि मलूक दास थे कड़ा कौशाम्बी के। कहाँ के थे? कड़ा कौशाम्बी के संत मलूक दास आपके थे। 21 नंबर प्रश्न में सी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है कौशाम्बी स्थित प्रभास गृह स्थल का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। तो ये आपका गलत है और विकल्प में यही सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आगरा का किला विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल ये भी है। फतेहपुर सीकरी ये भी है। अकबर का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो ये सही होगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहले इसमें अगर देखें जो सूची 1 और 2 हमारी दी गई है तो इसमें
कौशाम्बी कहाँ पे स्थित है? घोषित राम कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। कुशीनगर में रामभार स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। और इसमें श्रावस्ती सहेत महेत, श्रावस्ती में क्या है? सहेत महेत। इस प्रकार से सुमेलित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ का जो भाग सकिंसा नहीं है, बाकी ये श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु ये तीनों बौद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी के किनारे है। गोमती नदी लखनऊ किनारे है। गोमती किनारे लखनऊ नदी है। और सरयू जो है वह सरयू नदी अयोध्या के बगल बहती है। तो कोसी गोरखपुर से संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। अगला है महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का महोदय पुराना नाम है। 31 नंबर प्रश्न है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था? सरधना में कराया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन है पहले उसको देख लेते हैं। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर में है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार देवा शरीफ में है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पे है? नैमिषारण्य में, सकिंसा में नहीं है, तो इसलिए ये सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? तो बांदा में कलिंजर किला स्थित है। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? बिठूर में है। अगला प्रश्न है 35 नंबर इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। 36 नंबर प्रश्न है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा है? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर बसा है। 38 नंबर प्रश्न आपका है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल का आयोजन किया गया था। प्रथम टेबल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। 39 नंबर प्रश्न है काम्पिल या फर्रुखाबाद में गंगा किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने कराया था। अब देखते हैं प्रश्न जो संबंधित है प्रमुख व्यक्तित्व से। आपके कौन सा प्रश्न? ऐसे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो आपके खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है फिराक इलाहाबाद से सुमेलित नहीं है, बाकी जोश मलिहाबाद, जिगर मुरादाबाद, चक्रबस्त लखनऊ से सुमेलित है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था, तो विकल्प ए इसमें सही होगा, कासगंज। फिर 4 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है उनके समय में, बाण भट्ट हर्षवर्धन से, और आपका कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिसेन जो है हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं थे, इसलिए विकल्प 20 में सही होगा। बाकी तीनों ए बी डी सुमेलित हैं, सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न खिलाड़ी में उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सैयद मोदी जो है सुमेलित नहीं है, सैयद मोदी सुमेलित नहीं है, सैयद मोदी क्रिकेट से संबंधित नहीं थे। बाकी केडी बाबू सिंह हॉकी से संबंधित है, अभिनय श्याम गुप्ता बैडमिंटन से, नरसिंह यादव कुश्ती से संबंधित है, तो ए सी डी सुमेलित है, बाकी सैयद मोदी क्रिकेट से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बीरबल कन्नौज से संबंधित नहीं थे, यही सुमेलित नहीं है, विकल्प सी आपका इसमें सही है। बाकी टोडरमल सीतापुर से, अबुल फजल आगरा से, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर से, मतलब इनका जन्म स्थान है एक प्रकार से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू शायरी में कौन सा प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे कि अब्दुर रहमान हमीर रासों से संबंधित नहीं है, बाकी चंद्र बरदाई पृथ्वीराज, ये विकल्प इसमें सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासों से संबंधित है, सुमेलित है। नरपति नाल बीसल देव रासों से, जगनिक आलाखंड से संबंधित हैं। 10 प्रश्न में रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार जो हैं वो केशवदास हैं।
अगला है किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो 12 नंबर में पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जो जिगर गोरखपुर संबंधित नहीं है, ये सही है। बाकी अमीर खुसरो एटा कासगंज, मिर्ज़ा गालिब आगरा से, जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है 13, सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है 13 नंबर प्रश्न में और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां, मुंशी ईसा अल्लाह खां जो हैं ये संबंधित होंगे आपके बी से। किससे? मुंशी अल्लाह खां। तो 4 नंबर काजर की कोठरी किससे संबंधित है? काजर की कोठरी। इसमें आपका जाएगा 3 में काजर की, ये जाएगा उदय भान चरित में। रुक जाइए एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो मुंशी ईसा अल्लाह खां ये संबंधित है उदय भान चरित से। बाबू देवकी नंदन जो संबंधित है एक काजर की कोठरी से संबंधित है। प्रताप नारायण मिश्र का आपका है हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद का कंकाल। तो इनकी रचनाएं हैं, ये लेखक हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। सुमेलित करने का क्रम इसी तरह रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित नहीं है। बाकी अमीर खुसरो पटियाली कासगंज से संबंधित है। मिर्ज़ा गालिब जो है आगरा से संबंधित है और जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित है। तो देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम करके। अगला प्रश्न है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। अगला है 17 नंबर, अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरता कार्यों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? चंद्रबरदाई में उल्लेख किया गया, चंद्रबरदाई ने उल्लेख किया है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में आपका हुआ था। विकल्प सी सही है। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी सही है। अब इसके बाद आपका जो प्रश्न शुरू होगा वो शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न होंगे आपके। तो इसमें पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। तीसरा प्रश्न है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? मथुरा में है। 4 नंबर प्रश्न है प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, झांसी में की गई है। कहाँ पे? झांसी में। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, कल्प योजना संबंधित है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। 6 नंबर प्रश्न है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण जो है गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? उस समय का प्रश्न था 2013 का, बदायूं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। 11 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस संस्थान के द्वारा? विश्व भारती पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है निजी क्षेत्र में के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो इसमें एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद ये सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सभी सुमेलित है। कौन से? महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? चित्रकूट में है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्यावाहिनी परियोजना जो है वो आपके कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। 14 नंबर प्रश्न है उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार की गई थी? 1989 में स्वीकार की गई। भारतीय भाषाओं की रक्षा के विकास व हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद में की गई है।
अगला प्रश्न है, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? मिड डे मील का आरंभ 1995 में किया गया। कब? 1995। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मेरठ में आपका है। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU है केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका। अगला प्रश्न है, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? ये आपके आगरा में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये राज्य विश्वविद्यालय हैं। बाकी तीनों के तीनों आपको केंद्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें कथन जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने का उद्देश्य है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता के कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान आपका 2001 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार कि कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे काशी विद्यापीठ के संस्थापक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था पोषाहार कार्यक्रम। अगला प्रश्न है 32 नंबर, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? किस वर्ष हिंदी कार्यों का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो 1968 में। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे है? मेरठ में है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न जो संबंधित होगा वो आपके भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना एवं जलवायु से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किस प्रदेश में कौन सा जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा जनपद जो है उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपका वो सहारनपुर जनपद है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। 3 नंबर में है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? तो लखनऊ की सीमा उन्नाव को भी स्पर्श करती है क्योंकि बगल में है। हरदोई बाराबंकी सबसे स्पर्श करती है। बलिया से नहीं करती क्योंकि बलिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में तो यमुना नदी जो है वो सीमा निर्धारित करती है आपकी। अगला 5वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ककरीली पथरीली पाई जाती है। भाभर क्षेत्र में नदियाँ निकलती हैं तो ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। 6ठा नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के। निम्न जिलों का उत्तर प्रदेश का दक्षिण सही अनुक्रम है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है। किससे? सबसे पहले उत्तर ऊपर से लेकिन नीचे में दक्षिण क्रम में लगाना है। तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, ये सही क्रम है उत्तर से दक्षिण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम क्या है, मतलब सबसे बड़ा जिला कौन है, फिर छोटे। तो वाराणसी जो है, वाराणसी सबसे पहले आएगा, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर भदोही। इस तरह से सही क्रम होगा।
प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में आपके सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो सबसे छोटा पहले रहेगा जिला, फिर उसके बाद बड़े जिले रहेंगे। तो सबसे छोटा इसमें जो है गौतम बुद्ध नगर दिए गए विकल्प के अनुसार बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र आपका है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो विकल्प सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, राजस्थान हरियाणा दोनों से लगती है। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है। तराई वाला वही ऊपरी वाला क्षेत्र, गोरखपुर का क्षेत्र। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान चतुर्थ स्थान है। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसमें बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती ये सब लगे हैं आपके नेपाल से, बस्ती जो है नहीं सटा हुआ। तो अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल का सबसे छोटा कौन है? इन जिलों में से अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल की बात करें तो आपका वाराणसी ही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7.3% है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो नेपाल से मिलती हैं, बाकी किसी से नहीं। 21 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो शामली को शामिल किया गया था। उस समय का है, इस समय का नहीं, पहले का। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो भारत के टोटल 9 राज्यों से लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान योजना शुरू की गई थी। तो ये आपका जो प्रश्न है 1 से शुरू हुआ है, मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित ये आपका प्रश्न रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर झांसी वाले क्षेत्र में, ककरीला पथरीला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? टोटल 9 है। अगला प्रश्न 7 नंबर, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो धान, मक्का, गेहूं, ये फसल चक्र उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई थी। दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रथम लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, गेहूं का विक्रय अधिशेष अधिकतम है। 10 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की जो अवधि होती है वो न्यूनतम होती है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज़्यादा गेहूं का करता है, गन्ना का और आलू का अग्रणी उत्पादक है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो हैं गेहूं और गन्ना। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा आपका पान उत्पादन में प्रसिद्ध है। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बाकी गेहूं, आलू, गन्ना में है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन का सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। किससे? वायु मृदा और अपर्दन से, वायु मृदा अपर्दन से। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो निम्न में से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, बाकी तीनों का है। अगला है, उत्तर प्रदेश
निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आपका अगर बात करें विकल्प में दिया गया है और दिए गए हैं, तो गन्ना का है, आलू का। विकल्प 1 और 3 सही है इसमें, तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है, बाकी गेहूं, दूध, आंवला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो टोटल 9 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया? देखिए, शस्य जलवायु क्षेत्र को 9 में बांटा गया है। अगर पारिस्थितिकी जलवायु इसमें पारिस्थितिकी क्षेत्रों की बात करेगा तो टोटल पारिस्थितिकी 20 क्षेत्र हैं। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? निम्न दिए गए विकल्पों में से दूध का अग्रणी उत्पादक है। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल जो कहते हैं गन्ना ही है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा? गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, जून जुलाई के दौरान खरीफ फसल की बुआई की जाती है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है आपका। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। आपके किसान बही योजना लागू 1992 में की गई थी। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है? तो इसमें आपका आलू में भी है, गन्ना में भी है, तो विकल्प 1 और 3 डी इसमें सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है, राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला प्रमुख जिला? संतरे की पैदावार करने वाला जो प्रमुख जिला है वो सहारनपुर है आपका। कौन सा? सहारनपुर। अब इसके बाद आपका नया अध्याय शुरू होगा। नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे 1 से। तो इसमें देख लेते हैं प्रश्नों की संख्या और क्या कैसे है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो बनाया गया पूछ रहा है संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गंगा को प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा पर स्थित है। माता टीला बांध है ये आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो राजघाट बांध जो है यमुना नदी पर नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मी बांध किस पे है? बेतवा नदी पर सुमेलित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ये सुमेलित है आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जौनपुर में सई नदी नहीं है। जौनपुर में सई नदी नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। बिट्ठूर में गंगा जी बहती हैं। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है। कौशाम्बी यमुना, तो ये सभी सुमेलित हैं। जौनपुर वाला सुमेलित नहीं है, सई नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस पर बनाई जा रही है? बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना बनाई जा रही है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध बनाया गया है। 12 फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील जो भारत के उत्तर प्रदेश में झील है जो पीलीभीत में स्थित है, जिससे गोमती नदी आपकी निकलती है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस नदी पर 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल का क्षेत्र जो है अवनालिका के लिए प्रसिद्ध है।
17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? शारदा विकल्प सही है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो गंडक नहीं बहती है उत्तर दिशा में, बाकी आपकी चंबल बहती है, केन, बेतवा तीनों बहती हैं, गंडक नहीं बहती है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। पहली सूची चित्रकूट में जो है मंदाकिनी नदी, जौनपुर में गोमती नदी, मथुरा में यमुना नदी, अयोध्या में आपकी सरयू नदी है। ये मतलब उसके किनारे स्थित है शहर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। रुद्रप्रयाग में संगम किसका है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का क्या है? संगम स्थल है। नंदप्रयाग में आपका अलकनंदा नंदाकिनी का है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा पिंडर का है। देवप्रयाग की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा का है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा, और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा। तो मतलब सभी से मिलन अलकनंदा से है। अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर, निम्नलिखित कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो वाराणसी गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर ये गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है? तो बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, इनके महत्व को घटते क्रम में, इसमें दिया गया है प्रमुख साधन है, इनके महत्व को घटते क्रम में सही कूट का चयन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो है वो नलकूप का प्रयोग किया जाता है, फिर नहरों का, फिर आपका तालाब और कुओं का, फिर अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 2, 1, 3, 4 इसमें सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए? गोमती का हिमालय से नहीं है और बेतवा का हिमालय से नहीं है, बाकी रामगंगा और शारदा का हिमालय से उद्गम है। अगला 28 नंबर, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, सोनभद्र में ही स्थित है। अर्जुन बांध नगर से लाभान्वित है, अर्जुन बांध जो है नहर से लाभान्वित जिला आपका हमीरपुर है। रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है, बेतवा नदी पर अवस्थित है। 31 नंबर प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र अधिक है। अब जो आपके प्रश्न होंगे ऊर्जा एवं संसाधन से संबंधित प्रश्न आपको हल करने को मिलेंगे, तो देख लेते हैं ऊर्जा एवं संसाधन से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले है आपका ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र आपके रिहंद नदी पर बनाया गया है। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा आणविक संयंत्र आपके बुलंदशहर में स्थित है। तीसरा नंबर प्रश्न है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन स्थापना की गई है रोजा में। कहाँ पे? रोजा में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना आपकी नरोरा में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? आपके बेतवा नदी पर है। निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? तो अनपरा सी परियोजना जो है वो निजी क्षेत्र की है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो रिहंद जो है तापीय परियोजना नहीं है, जल से संबंधित है ये। बाकी परीक्षा, हरदुआगंज, चंदौसी सब ये तापीय परियोजनाएँ हैं। 8 नंबर है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। 9 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो ऊपरी गंगा में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तापीय ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी नहीं है? एनटीपीसी जो है ओबरा संयंत्र नहीं है, बाकी ऊंचा हार संयंत्र, टाडा संयंत्र और औरैया संयंत्र एनटीपीसी से संबंधित हैं। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना जो है वो झांसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा
की प्रथम इकाई चालू की गई थी? 1991 में। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। 15 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पे? नरौरा में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो टांडा का गैस आधारित नहीं है, बाकी औरैया, आंवला, दादरी का गैस आधारित संयंत्र है। अगला जो प्रश्न आपको मिलेगा वो खनिज, वन संपदा तथा वन्य जीव से संबंधित आपके प्रश्न होंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपके संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार आपका स्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में स्थित है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की ही स्थापना की गई थी। प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार आपका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेल चुने। सही, इसको सुमेलित करना है आपको। तो इसमें आपका जो विकल्प है, नवाबगंज पक्षी विहार की बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार आपको पता है उन्नाव में है। उसके बाद ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। समस्तपुर पक्षी विहार की बात करें तो रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार की बात करें तो ये गोंडा में स्थित है। ये सुमेलन सही है, आप देख लीजिएगा एक बार। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। तो सोनभद्र में जो धातुएं पाई जाती हैं वो एंडुलुसाइट पाई जाती हैं, पाइराइट, डोलोमाइट पाई जाती हैं। यूरेनियम नहीं पाया जाता। आपका यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय हुआ करता था लेकिन अब पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस का है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में आपका सबसे छोटा है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पर होना चाहिए। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस जो है मिर्ज़ापुर में आपका पाया जाता है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। 12 नंबर प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना चंदौली में की गई थी। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। कहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। अगला प्रश्न जो है, वन नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं एक दूसरे। आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश का शुभारंभ कब हुआ था? 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का कोयले भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सुमेलित करना है आपको इसको। सोनभद्र, इसमें सुमेलित करना, सोनभद्र आपके चूना पत्थर पाया जाता है। फिर आपका है इलाहाबाद, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड पाई जाती है। फिर ललितपुर में आपका तांबा पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? सोनभद्र सर्वाधिक वन आच्छादित है। सुरहाताल पक्षी विहार आपका कहाँ पे स्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार आपका बलिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में, सिलिका बालू इलाहाबाद में, यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता, ललितपुर में पाया जाता है। तो विकल्प सही है। प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका हस्तिनापुर है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं प्रमुख खनिज रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो 3 विकल्प इसमें है। सोनभद्र आपका चूना पत्थर है, ललितपुर में तांबा है, इलाहाबाद में सिल्का बालू है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।
निम्नलिखित में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। अब अगला जो प्रश्न संबंधित होगा आपके, वो परिवहन तंत्र से संबंधित होगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का है ये प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से। तीसरा नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों को एक दूसरे से मिलाने का स्थान कहाँ पे है? तो झांसी में है। झांसी में एक 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता? जीटी रोड आपका अलीगढ़ से नहीं गुजरता, बाकी इलाहाबाद से, आगरा से, मुगलसराय से जीटी रोड गुजरता है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो भोपाल 3 से नहीं जुड़ा, बाकी आगरा, धुले, ग्वालियर जुड़े हैं, भोपाल नहीं जुड़ा है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में आपके मिलते हैं। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद हल्दिया वाले मार्ग को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आगरा में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? राष्ट्रीय मार्ग 2 द्वारा लखनऊ नहीं जोड़ा जाता, बाकी जोड़े जाते हैं। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2B है। अगला है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ हवाई अड्डे हैं। तो लखनऊ में आपका अमौसी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी है, आगरा में आपका खेरिया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। 16 नंबर प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेस वे जो है आगरा एवं ग्रेटर नोएडा के मध्य अवस्थित है। यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती? तो आपके हाथरस से नहीं गुजरती, बाकी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा से गुजरती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपके ये हवाई अड्डे हैं, कानपुर का चकेरी, लखनऊ का अमौसी, वाराणसी का बाबतपुर, आगरा में का फुर्सतगंज नहीं है, ये गलत है, रायबरेली में फुर्सतगंज है। फिर अगला आपका है 19 नंबर प्रश्न, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? 19 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है किस जिले से नहीं गुजरेगा? कानपुर नगर से। एक बार इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा पूरा कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड से कहाँ से कहाँ तक जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा नेट के माध्यम से। अगला प्रश्न है, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? आगरा एक्सप्रेस वे की लखनऊ की लंबाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की 300 किलोमीटर की है। अब जो आपके प्रश्न संबंधित होंगे वो अर्थव्यवस्था व नियोजन से संबंधित होंगे। ये सारे प्रश्न जो संबंधित होंगे अर्थव्यवस्था एवं नियोजन से संबंधित रहेंगे। तो इसमें जो कुछ पुराने प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, जो करंट वाले रहते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, जो करंट से इतर रहते हैं वही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? तो 76% था। फिर उसके बाद दूसरा है, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो बुंदेलखंड में औसत आकार सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? व्यापार कर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? तो इसमें यही असत्य दिया गया है, प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, तो यही असत्य है। बाकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, सही है। उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश कुल बोए गए क्षेत्र लगभग 28% असिंचित है, ये सही है। तो आपका विकल्प डी इसमें सही होगा। अब इसमें दिया गया है सही कोट का चयन करना है। कथन और कारण दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है, बिल्कुल सही है। इसका आर्थिक एवं विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, तो ये भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
1991 से 2001 के दौरान राष्ट्रीय सकल उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहा है? 5% का रहा था। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीकृत प्रणाली शुरू की गई थी, 1982-83 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण पूछ रहा है, कहाँ से किया जाता है? तो लखनऊ से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। जो पश्चिम भाग है वो पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है, तो ये भी सही है। इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर में कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, सही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कृमियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो विकल्प 1 और 2 सही है, तो इसलिए सी सही है। और ये जो है संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो ये गलत है। तो ये विकल्प के अनुसार से एक गलत है, बाकी ये दोनों सही है, तो 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। 9वीं योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में कितने तीर्थ स्थलों पर मद्य निषेध लागू है? 19 तीर्थ स्थल पर। लेकिन अब योगी बाबा आ गए हैं तो कहाँ कहाँ लागू होगा, ये करंट का मुद्दा है। राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो मिर्ज़ापुर सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? मिर्ज़ापुर। पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहल तैयार किया जाता है? तो 5% मिलाकर गैसोहल, पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहल तैयार किया जाता है, गैसोहल। 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को दी गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रदेश में के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर जो है निरंतर बढ़ रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? बागपत में। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार बागपत में आपके पाए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। 20 नंबर है, राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है? बचत की कमी, आधारिक संरचना की कमी और पूंजी निवेश की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये सब कारण है निम्न विकास दर के। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र में जो जनपद की संख्या टोटल 7 है। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई थी वो 10.5% थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ, ये 1 जनवरी 2008 को आपका वैट लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? तो लखनऊ जोन। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग माना जाता है व्यापार कर। अब इसके बाद आपका आएगा उद्योग एवं औद्योगिक विकास से संबंधित प्रश्न और इनके उत्तर जो संबंधित होंगे, तो इनके प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो रेणुकूट में जो हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है कच्चे माल की उपस्थिति के कारण ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रदेश के पारंपरिक उद्योग नहीं है? प्रदेश का पारंपरिक उद्योग उर्वरक स्रोत नहीं है, उर्वरक जो है उद्योग नहीं है, बाकी सभी हैं। सूती, सीमेंट, चीनी तीनों हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? छपाई फार्मा उद्योग के लिए। किसके? छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद आपका। अगला प्रश्न है, प्रदेश में निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। सही केंद्र से मिलाना है आपका, तो आंवला जो है आपका उर्वरक से संबंधित है, मोदी नगर रबर से संबंधित है, बाराबंकी पॉली फाइबर से संबंधित है, कानपुर आपका विस्फोटक से संबंधित है। तो इस प्रकार ये सही सुमेलित है। गीडा क्या है? गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। छठा नंबर आपका है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। चुर्क में आपका सीमेंट उत्पादन होता है, फिरोजाबाद चूड़ियों से संबंधित है, अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, मेरठ में खेल के सामान आपके प्रसिद्ध हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं किसकी? सीमेंट के हैं।
सही कूट का चयन करना है। रेणुकूट में आपका एल्यूमिनियम उद्योग है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ में खेल के सामान, अलीगढ़ में ताले। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। आगरा में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। 10वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। फिरोजाबाद आपकी चूड़ियों से संबंधित है। कानपुर चर्म माल से संबंधित है। नजीबाबाद आपका प्लाईवुड से संबंधित है। सहारनपुर कागज़ से संबंधित है आपका। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख जो क्षेत्र है, केंद्र, वो आपका बरेली है, बरेली। अगला है, सही को सुमेलित करना है। बार बार वही सुमेलित करने का पूछ रहा है। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे हैं? वाराणसी से संबंधित। खेल के सामान मेरठ से, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और दिया सलाई आपके बरेली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 15 नंबर प्रश्न है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई? रायबरेली में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है? सीमेंट जो है चुर्क से संबंधित है। कागज़ सहारनपुर से। इलेक्ट्रिक जो है कानपुर से। फर्नीचर बरेली से आपका संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका मॉडर्न बेकरी जो है लखनऊ से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। विशिष्ट आर्थिक जोन जो है आपके आगरा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए गए हैं। विकल्प ए सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, फिर आपका सुमेलित करने को दिया गया है। तो इसमें टेराकोटा जो है गोरखपुर से संबंधित है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी से। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके चिन्हट से संबंधित है। कांच के सामान फिरोजाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग नहीं है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। बाकी नोएडा सॉफ्टवेयर और माटी उद्योग के लिए। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए। वाराणसी में रेशम उद्योग के लिए फेमस है। इसमें कौन सा गलत युग्म है? तो कौन सा गलत युग्म है? वाराणसी में सीमेंट का कोई उत्पादन नहीं किया जाता, ये गलत है, ये सही है इस विकल्प में। कानपुर में चमड़ा का। मेरठ में चीनी का उत्पादन। सहारनपुर में कागज़ का। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है वो 6वीं योजना में आपके दर्ज की गई थी। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। उसके बाद कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये आपका कानपुर से। और उर्वरक कारखाना फूलपुर से संबंधित है। अगला है कथन, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, तो ये आपका गलत है। फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एक निगम है, सही है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है, तो ये सही है। 3 और 4 इसमें आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, इसमें आपके सुमेलित करना है। मिट्टी का बर्तन का जो संबंध है खुर्जा से है। काष्ठ नक्काशी बरेली से। काष्ठ पादुका लकड़ी खड़ाऊँ जो है पीलीभीत से। जरी का काम सहारनपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग। आगरा में जो है पर्यटन से संबंधित है आपका। कानपुर चमड़े का सामान से। मेरठ खेल कूद के सामान से। मुरादाबाद धातु पात्र से संबंधित है, पीतल के बर्तन। अगला है, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है रायबरेली में। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? खेल के सामान का। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर में। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पे? रेणुकूट में। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे? कानपुर में।
औद्योगिक विकास निगम। 37 नंबर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन अब तो आपका कानपुर ही रह गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तेल शोधनशाला मथुरा, कालीन उद्योग भदोही, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र। सोनभद्र में आपका हिंडाल्को है और रेणुकूट। 39 नंबर में है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है आपका। तेल शोधन कारखाना स्थित कहाँ पे है? मथुरा में आपका। किस उद्धातु के हस्तकला के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? पीतल के लिए। निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में आपका बिल्कुल नहीं है, तो यही सही है। ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चिकन उद्योग लखनऊ। अगला जो प्रश्न है आपका ये संबंधित होगा प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण से संबंधित, इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो लखनऊ में आपकी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित कहाँ पे है? आपका रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर आपकी स्थित है? तो ये रामपुर में आपकी अवस्थित है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मतलब जो इसमें प्रदूषण का एक लेवल होता है मापने का, बायो ऑक्सीजन डिमांड, तो ये कानपुर और इलाहाबाद के मध्य आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में आपकी अवस्थित है। प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? लखनऊ में। 9 नंबर प्रश्न है, प्रदेश एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह इलाहाबाद है। 11 नंबर प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे स्थापित किया गया? जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में, आपका लखनऊ में सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में नहीं है। खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, भारतीय दलहन शोध केंद्र कानपुर में है, यही आपका सुमेलित नहीं है, ये सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो बरेली में आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। कानपुर में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। अब अगला प्रश्न जो आपको मिलेगा वो अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित प्रश्न के बारे में आप देखेंगे। अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत है, आपका बागपत है इसमें से। तो इसमें देखेंगे प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति आपकी थारू पाई जाती है। और अनुसूचित जनजाति वाला जिला सबसे कम कौन? बागपत, आप देख लीजिएगा। फिर 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है, बाकी सब गलत सुमेलित है? तो भोक्सा जनजाति जो है, भोक्सा या भोक्सा कहीं भी लिखा है, बिजनौर से संबंधित है, तो विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, परहिया जनजाति निवास करती है आपके। निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। अगरिया जनजाति निवास कहाँ करती है? सोनभद्र में अगरिया जनजाति निवास करती है। कर्मा किस का लोक नृत्य है? कर्मा जो है खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली का शोक के रूप में मनाया जाता है? मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? फिर वही पूछा गया। तो भुक्सा जनजाति है, भुक्सा जनजाति बिजनौर में होती है, ये सही सुमेलित है, बाकी सब के सब गलत हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली है।
14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। 15 नंबर है, भारत में सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सम्मिलित किया गया था? 2003 में, पहले ही आया था। बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिलों में निवास करती है? तो बिजनौर जिले में बोक्सा, बुक्सा जनजाति निवास करती है, चाहे जो आए पूछा जाए। और निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इनमें से पूछा गया है। तो बिजनौर और आगरा वाले क्षेत्र में भोक्सा या बुक्सा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू ही है। अब अगला जो प्रश्न होगा कल्याणकारी योजना एवं परियोजनाओं से संबंधित होगा। इसके बाद आपका संपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से समाप्त हो जाएगा और ये आपके जो वाणी प्रकाशन की पुस्तक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सब मैंने आपको करा दिए। तो अब देखते हैं परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर 2005 से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है लखनऊ स्थित डॉक्टर शाकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए आरक्षित की गई हैं? कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो 50%। 4 नंबर प्रश्न है, स्वाधार योजना संबंधित है। स्वाधार योजना जो है संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना है, ये इससे संबंधित है। 5वां प्रश्न जो है, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालय को कहा जाता है स्पर्श? दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है स्पर्श कहा जाता है। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? आपके बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये सब प्रश्न हो सकता है ना पूछे जाए, क्योंकि ये करंट से संबंधित मुद्दा था, योजनाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, पेंशन तथा बीमा उपलब्ध कराती है। 8वां प्रश्न है आपका, दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? तो ब्रेल लिपि पुस्तक लखनऊ में स्थापित है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। 10वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीयकरण है। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीयकरण आपके रामपुर में है। निम्न में कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? कौन सी केंद्र सरकार की योजना इनमें से नहीं है? तो आपकी गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो केंद्र सरकार की योजना नहीं है। अगला प्रश्न है, SC/ST अत्याचार अधिनियम बना था 1990 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो 1993 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? समेकित बाल विकास परियोजना जो है आपके 1975 से चल रही है। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। 16 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? बागपत में आपका सबसे कम है। 17 प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब किया गया था? PRD का गठन आपका 1947 में ही किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई 1999 से 2000 के बीच में शुरू की गई थी। वंदे मातरम योजना संबंधित है। वंदे मातरम योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ये आपका कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न की एक श्रृंखला थी। आप लोग इसको अवश्य पूरा देखेंगे, उम्मीद है। तो इस वीडियो में हमारे बस इतना ही। धन्यवाद।